दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इसके साथ साथ यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। नंबर 1, नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। नंबर 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नंबर 3, चीन की सभ्यता। विश्व की बाकी 3 प्राचीन सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक काल को ही सबसे प्राचीन माना जाता था, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के समय इस सभ्यता के स्थलों की खोज आरंभ हुई, तो फिर इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया था। दोस्तों, सबसे पहले 1826 में एक ब्रिटिश यात्री जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, वे पाकिस्तान के यात्रा पर गए। लेकिन दोस्तों, यह याद रखिएगा कि उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था। ये सारे क्षेत्र भारत के ही हिस्से थे। हम बस आपकी समझ के लिए आज के क्षेत्रों के नाम के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। जब चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा के लिए गए, तब उन्हें वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से मिले और उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। और चार्ल्स मैसन ने तब उस समय एक अनुमान दिया कि उस क्षेत्र में कभी कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से इनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया था। चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक एक पत्रिका भी निकाली गई थी, जिसमें इन्होंने इस घटना का वर्णन किया था, और फिर धीरे धीरे यह घटना फैलना शुरू हुई थी। इसके बाद 1856 में कराची और लाहौर के बीच एक रेल पथ का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे 2 इंजीनियर जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन बना रहे थे। इन्हें बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। जब इन बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा था, तब उन्हें इस क्रम में आसपास के क्षेत्रों कई ईंटें प्राप्त हुईं, और इन्होंने उन ईंटों को अपने इस रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। और तब इन्हें लगा था कि यहां पहले कोई भवन रहा होगा, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह ईंटें किसी सभ्यता का हिस्सा थीं, और इन्होंने इसके बारे में कुछ ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया था। जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता के संबंध में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया था, वे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इन क्षेत्रों का 1853 से लेकर 1856 तक कई बार दौरा किया, परंतु इन्हें भी उस समय कोई बड़ी सफलता इसके संबंध में प्राप्त नहीं हुई थी, और वे भी इस सभ्यता के संबंध में कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं दे पाए थे। इसके बाद 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे, और इनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था। इस खुदाई के कार्य का नेतृत्व 2 भारतीय व्यक्ति संभाल रहे थे, जिनका नाम दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी था। दयाराम साहनी जी को राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज की गई, और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज करी गई थी, और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ताओं के रूप में भी इनको देखा जाता है। इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई करी गई थी, और वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस सभ्यता के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों ही प्राप्त हुए हैं, परंतु इसके साहित्यिक स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसलिए इसके काल को इसके पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताया गया है। इसी कारण की वजह से इसके काल को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद और अलग अलग मत हैं। जैसे सर जॉन मार्शल, जिनके संबंध में हमने पहले चर्चा की थी, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक का है। एक तकनीक जिसका नाम कार्बन C14 है, इसके माध्यम से किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। तो इस तकनीक के हिसाब से इस सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है, और DP अग्रवाल के द्वारा इस तकनीक को सबसे ज्यादा श्रेय दिया गया था। दोस्तों, कई किताबों में आपको इसके अलग अलग काल देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2400 1700 ईसा पूर्व और 2350 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है।
जो कुछ इस प्रकार हैं। इस सभ्यता के मुख्य रूप से 3 नाम देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता के बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता। बाद में इसके कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त हुए, इसलिए यह नाम भी इस सभ्यता को दिया गया। परंतु यह नाम कुछ इतिहासकारों के मध्य ही उपयोग में लाया गया और इस नाम को किसी किताब में बहुत कम प्रचलित किया गया। हड़प्पा सभ्यता। इतिहास में जब भी किसी सभ्यता की खोज की गई और उसके नामाकरण में कोई परेशानी आए, तो उस सभ्यता के जिस क्षेत्र की खुदाई सबसे पहले की जाती थी, उस क्षेत्र पर ही उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। इसलिए इस सभ्यता को यह नाम दिया गया और इस सभ्यता को लेकर यह नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है और उपयोग में लाया जाता है। ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने यह मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भारतीय लोग ही थे। इनके अनुसार यह मत दिया गया कि भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के घरों और भवनों की बनावट सुमेरियन सभ्यता के घरों से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की निकासी की व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था अलग है। इसके अलावा यह भी कहा गया, भले ही दोनों सभ्यताओं के घरों और भवनों की बनावट मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की ईंटों का आकार अलग अलग है और दोनों सभ्यताओं में मुहरों की विशेषताओं में भी अंतर है। जिन मुख्य भारतीय इतिहासकारों ने इस मत पर अपनी सहमति दिखाई, वे कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आते हैं राखल दास। इन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता बताया और ये वही व्यक्ति हैं जिनके संबंध में हमने पहले चर्चा की थी कि इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज व खुदाई करी गई थी। दूसरे नंबर पर है T.N. रामचंद्र और स्वरूप पुसालकर। इन्होंने यह मत दिया कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, लेकिन इनके मत को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती, क्योंकि आर्य वैदिक काल के निर्माता थे और वैदिक काल की कोई भी समानताएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग ईंटों के घरों में रहते थे और वैदिक काल में लोग झोपड़ियों में रहते थे, और यदि आर्य इतनी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में आ गए थे तो उन्हें ईंटों के घरों और बाकी सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए था, और इस प्रकार हमें कोई समानताएं दोनों कालों में देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए T.N. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर के मत को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती है। इसलिए राखल दास, जिन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता बताया, उसके ऊपर ज्यादा प्रधानता दी जाती है। दोस्तों, यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित थी और इन्हीं क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। जो सबसे उत्तरी स्थल इस सभ्यता का मिला है वो जम्मू कश्मीर में स्थित क्षेत्र मांडा है। जो सबसे पूर्वी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ वह उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर है। जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद है, और जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ है वो बलूचिस्तान में स्थित सुतका गेंडोर है। ये स्थल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, परंतु वर्तमान में जैसे जैसे इस सभ्यता के बाकी और भी स्थलों की खोज की जा रही है और इसके और ज्यादा स्थल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। कुछ किताबों में आपको यह मिल सकता है कि यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर दश्त नदी के किनारे स्थित है। ये चारों स्थल एक प्रकार से इस सभ्यता की एक सीमा रेखा बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके सबसे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र यानी मांडा और दैमाबाद को मिलाएं तो इसकी दूरी लगभग 1400 किलोमीटर निकल कर आती है, और वहीं इसके सबसे पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र यानी सुतका गेंडोर और आलमगीरपुर को मिलाएं तो इसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर निकल कर आती है। इस प्रकार यह एक विस्तृत और विशाल क्षेत्र में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता है। वहीं आपको कुछ किताबों में यह भी देखने को मिलेगा कि जो विश्व की बाकी प्राचीन सभ्यताएं थीं, जैसे नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर इनको मिला भी दिया जाए तो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इससे 12 गुना ज्यादा बड़ी सभ्यता थी।